फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हमारा टीजीटी का जो प्रैक्टिस सेशन है वो मैथ और साइंस का है। आज हम सेकंड कर रहे हैं। हमने 2023 का जो अगस्त में हुआ था वो डिस्कस कर लिया है। आज हम 2023 में जो आपका जनवरी में हुआ था ना, वो पेपर डिस्कस करेंगे। ओके, देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। जब 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में से एक को घटाया जाता है तो हमें प्राप्त होते हैं 4 अंकों की न्यूनतम संख्या। जो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या है वो हमारी कितनी है? 1000। 1000 में से एक घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 999। 999 हमारी 3 अंकों की अधिकतम संख्या है। तो 3 अंकों की न्यूनतम संख्या, 3 अंकों की अधिकतम संख्या, 4 अंकों की अधिकतम संख्या और 3 अंकों की एक संख्या जिसका इकाई का अंक 1 है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ना, ये हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। 3 अंकों की अधिकतम संख्या है ये 999। ओके, सेकंड पढ़ो, देखो क्या दे रखा है हमें। कक्षा 32 देखेंगे। कक्षा 6 के विद्यार्थी को पढ़ाते समय शिक्षक स्पष्ट करता है 8 + 7 हमारा एक पूर्ण संख्या बनता है। 8 × 7 एक अपूर्ण संख्या बनता है। 7/8 एक पूर्ण संख्या नहीं है। देखो ये क्वेश्चन है ना, आगे कट कॉपी पेस्ट करना पड़ा, इस वजह से मुझे यहाँ पे पेस्ट करना पड़ गया इसको। लेकिन ये 32 क्वेश्चन है ना, इसी की ये ऑप्शन है। ओके, अब देखो वह इस प्रकार का कौन सा गुण स्पष्ट कर रही है। उसने बता दी जब 8 में प्लस करते हैं 7 तो हमारा एक पूर्ण संख्या बनती है, मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पूर्ण संख्या बनती है। 7/8 करते हैं तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो वो क्या बता रही है? वो हमारा जो क्लोजर का जो नियम होते हैं ना, उसको बता रही है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, वह न्यूनतम संख्या जिसे n और n+1 और n+3 के रूप में लिखा जा सकता है जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक का मतलब नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1। तो हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? यहाँ पे देखेंगे हम 1 × 2 × 3 तो कितना हो जाएगा हमारा? 3 नहीं, सॉरी 4। 3 और 1 4 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 तो कितना आ जाएगा हमारा? 8। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन थोड़े ब्लर आ रहे हैं बट आपको समझ आ जाएंगे। यदि हम किसी संख्या को स्वयं उसी संख्या से गुणा करें तथा इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को उसके व्युत्क्रम से भाग दें तो जो प्राप्त भिन्न है वो हमारी ये है। तो मूल भिन्न पूछिए क्या है। अगर हम किसी संख्या के स्वयं भिन्न है ना, फ्रैक्शन लेंगे हम x/y, ठीक है। इसको स्वयं से ही गुणा कर दे, स्वयं से गुणा कर दे तो x/y हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोल रखा है? इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को उसके व्युत्क्रम से भाग कर दे। मतलब जो ये हमें प्राप्त हुआ है इसका व्युत्क्रम क्या होगा? रेसिप्रोकल y/x से हम डिवाइड कर दे तो हमें 18 और 26/27 प्राप्त होता है। अब देखो इसको करोगे तो x² और y², ये जो ऊपर जाएगा तो हमारा x ऊपर आ जाएगा, नीचे y हो जाएगा। तो ये हमारी क्यूब में बन जाएगा। x³/y³ इक्वल टू कितना आ जाएगा? 28 और 17 की 18 और जो 27 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8 × 6 = 56, 5 और 8 दूनी 16 और जो 5 कितने हो जाएंगे हमारे? 21। यहाँ पे आ जाएगा 27। तो 6, 8 और 4, इसमें कितना ऐड करना है? 26। 6 और 6 12, 5 और 10 और 512, कितना आ गया? 512। अपोन में हमारा क्या आ जाएगा? 27। देखो ये क्यूब हमारा डायरेक्ट ही बन रहा है, हमें इसमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। ये हमारा किसका क्यूब है? 8 का क्यूब और ये हमारा 3 का क्यूब है। तो 8/3 आंसर आ जाएगा। नहीं, इसका देखो शॉर्ट दे रखा है, जो सही में होता है ना वो दे रखा है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा और अपोन में हमारा 3, ये आंसर होगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि 2 से 1/4 और 1 से 2/3 के अंतर के 4/3 को 2 से 1/3 और 1 से 2/7 के अंतर के 2/3 में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या प्राप्त होगा? मतलब हमें इस क्वेश्चन को जो आंसर है ना उसको सोल्व करके निकालना पड़ेगा। तो देखो इसको सही में लिखेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 हमारा कितना हो जाएगा? 9/4। इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है तो 3 दूनी 6 और 2 5 हमारा कितना हो जाएगा? 3। इन दोनों का डिफरेंस है k का मतलब 4/3। आगे देखो क्या दे रखा है? 2 से 1/3 और 1 से 2/7 के अंतर, इन दोनों का भी अंतर के 1/2 में जोड़ा जाए। तो जोड़ना है हमें कितना? यहाँ पे करेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 माइनस हमारा 7 एकम 7, 7 और 2 हमारे कितने हो जाएंगे? 9/7, के 1/2। इससे जो प्राप्त होगा वो आंसर पूछा है हमें। अब देखो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? एलसीएम 12। 3 आएगा तो 3 से करेंगे तो 3
3 निम 27, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो 5 चौक 20 आ जाएगा। इसका 4/3 है, प्लस हमारा इसका भी एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 21 आ जाएगा, तो 7 7 49 और माइनस 9 27, इसका कितना करना है 1/2। अब देखो यहाँ पे करेंगे तो हमारा आएगा 7/12, इंटू में हमारा 4/3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे बचेगा हमारा 2, 22/21 इंटू में हमारा 1/2। इनको काट दो जो कटता है, 4 एकम 4, 4 तिये हमारा 12 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 11। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 7, और अपोन में हमारा कितना आ जाएगा 9, प्लस हमारा यहाँ पे 11 आएगा, और अपोन में हमारा 21 आ जाएगा। इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 9 और 21 का कितना आ जाएगा 63, 3 से 63, बिल्कुल 63 आ जाएगा। 9 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 7 निम 63 होता है, तो 7 निम 63 तो 49, प्लस हमारा कितना आ जाएगा 21 3 33। ऐड करेंगे तो इसको क्या आएगा हमारा 9 और 3 हमारे 12 हो जाएंगे, 4 ये हमने ठीक किया है, 7 निम 63, 7 7 तो 49, और 22 21 को 3 से करेंगे तो 3 3 दूनी 6, बिल्कुल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33, और 9 3 12 हो जाएंगे, 4 और 3 हमारे कितने होंगे 7 और 1 8, अपोन में हमारा 63। ये आंसर आ जाएगा 82/63। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। किसी लंबवृत्तीय बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। यदि बेलन का आधार 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो बेलन का आयतन पूछा है। देखो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, इसी से क्लियर हो जाएगा। आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, 1-2 क्वेश्चन में बता रही हूँ थोड़े ब्लर है, उसके बाद ठीक है, ठीक है। अब मैं पढ़ रही हूँ तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। हमारा बेलन है, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के इक्वल है और उसका 1/3 है। तो वक्र पृष्ठीय हमारा क्या होगा 2πRh होगा, और जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2πr इंटू आर प्लस होता है, और इसका कितना दे रखा है 1/3। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, ये 3 इधर चल जाएगा, तो 3h इजकल टू हमारा r प्लस h हो जाएगा। अब h इधर लेके आएंगे तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा, 2h इजकल टू हमारा r हो जाएगा। r की जो वैल्यू है ना, आधार की जो त्रिज्या है वो 8 दे रखी है, तो r की वैल्यू रखेंगे 8, तो हमारे यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो h की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 4 आ जाएगी। अब इसने क्या पूछा है हमसे, बेलन का वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम क्या होगा हमारा 22/7 इंटू में आर स्क्वायर हमारा 8 इंटू 8 इंटू में हमारा क्या आ जाएगा h। अब देखो जो ऑप्शन है ना वो पाई में दे रखा है, तो पाई की वैल्यू नहीं रखनी, हमें सीधा पाई लिखना है। 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 256, तो हमारा कितना आएगा 256 पाई आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। 7 मीटर चौड़े एक वृत्ताकार दौड़ पथ की आंतरिक परिधि हमारी 440 मीटर है, और बाहरी वृत्त की जो त्रिज्या है उसका उपयोग कीजिए। मतलब पाई का बाहरी त्रिज्या बतानी है और आपको पाई की वैल्यू लेनी है 22/7। अब देखो 2 सर्कल है, ठीक है, ये हमारा एक सर्कल, इसके अंदर ही हमारा कौन सा सर्कल है, दूसरा वाला सर्कल। अब इसमें जो चीज़ दे रखी है ना वो देखो, जो 7 मीटर चौड़े एक वृत्ताकार दौड़ पथ की आंतरिक परिधि दे रखी है, आंतरिक परिधि दे रखी है, तो ये वाला जो सर्कल है छोटे वाला, इसकी परिधि दे रखी है, तो इससे हम रेडियस निकाल लेंगे। इसकी परिधि होगी 2πr, कितने दे रखे 440, आर की वैल्यू निकालेंगे तो 440 अपोन में 2 इंटू में हमारा 22, और ऊपर हमारा 7 चला जाएगा। 22 से काटेंगे तो कितना आएगा हमारा 20 आएगा, 2 से काटेंगे तो 10, कितनी आ गई 70। तो इसका मतलब जो अंदर रेडियस है वो हमारी 70 है। अब इसने बोल दी बाहर जो है 7 मीटर चौड़ा है, जो बाहर वाला सर्कल है ना वो 7 मीटर चौड़ा है, तो ये वाली जो लंबाई है इसकी अंदर की ये दे रखी 7 मीटर, और इसने पूछा भारी वृत्त की त्रिज्या, ये 7 है ये 70 है, और इसके पूरे की निकालेंगे तो 7 + 70 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 77 मीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। किसी लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय और आधार के क्षेत्रफल का a वर्ग सेंटीमीटर है और b वर्ग सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई याद कीजिए। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा इसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, a और b के अकॉर्डिंग। लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा 2πRh होता है,
और कितना दे रखा, आधार का क्षेत्रफल, आधार में हमारा बेलन में क्या होता है, सर्कल होता है, तो सर्कल का क्या होगा हमारा पाई आर स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, इक्वल किसके दे रखा है ए अपॉन बी के। तो ए तो दे रखी है बेलन के वक्र पृष्ठीय का, और जो बी है वो हमारा दे रखा है बेस के एरिया का। अब यहाँ पे करेंगे तो देखो पाई से पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से हमारा आर कैंसिल आउट, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो निकालेंगे, क्या आएगी 2h अपॉन आर इजकल टू हमारा a अपॉन बी आ जाएगा। अगर हम यहाँ से r की वैल्यू निकालें तो हमारी क्या आएगी 2bh अपॉन में क्या आ जाएगा 2bh अपॉन में हमारा a आ जाएगा। ठीक है, अब किसकी निकाले कि हमारी ऊंचाई निकाले, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसका जो कर्व सरफेस एरिया है ना वही निकाल देते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया हमारा ये होता है और इसकी वैल्यू हमें a दे रखी है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है ना किसकी r की वो पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू में बाई और r की जो वैल्यू है वो हमारी 2bh अपॉन में a इंटू में हमारा क्या है h इक्वल टू हमारा a है, या a मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 हमारा 4 हो जाएगा, पाई आ जाएगा और bh स्क्वायर इजकल टू हमारा a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो जो वैल्यू है वो हमें किसकी निकालनी, हाइट की निकालनी है। हाइट की निकालेंगे तो h स्क्वायर इजकल टू क्या आएगा a स्क्वायर अपॉन में हमारा 4 पाई b आ जाएगा। ठीक है, निकालना क्या है हमें, ओनली h निकालना है। तो यहाँ से हम अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, तो जो h की वैल्यू है वो आ जाएगी, a का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा a आएगा, अपॉन में हम 2 का करेंगे 4 का करेंगे तो 2 आ जाएगा, और पाई इंटू में b आपका किस में आ जाएगा रूट में। तो देखो ये आंसर आपका मैच हो रहा है, कितना है आपका a अपॉन 2 पाई b, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो सी है ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिपद है। त्रिपद का मतलब है जो आपकी पावर है वो कितनी होनी चाहिए, त्रिपद है तो दो होनी चाहिए, फिर आपकी प्लस में आपकी 1 होनी चाहिए, और जो पावर है आपकी x की कितनी होनी चाहिए 0। अब देखो 2 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है आपकी x की पावर 0 है, x की पावर 1 नहीं है, तो ये कैंसिल आउट हो जाए। यहाँ 3 है, 3 के बाद आपकी x स्क्वायर होनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। अब इस वाले में देखो ये आपको 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस आपको 7x की पावर 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल यही आपका क्या है ये त्रिपद। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 7 अधिक है, तो हर और अंश का बोल रखा है। ठीक है, 7 अधिक है, हर 7 अधिक है अंश से, तो इसमें 7 ऐड कर देंगे। ठीक है, यदि अंश में 20% की वृद्धि हो, अगर हमारे न्यूमिनेटर में जो अगर 20% की वृद्धि हो रही है तो हर में 3 की कमी हो रही है, जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें 3 की कमी हो रही है, तो जो प्राप्त भिन्न है वो 4/3 है, तब परिमेय संख्या होगी। इसका मतलब जो आपको परिमेय संख्या निकालनी है उसको सोल्व करके निकालना पड़ेगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 से करेंगे तो 3x आ जाएगा प्लस हमारा 60 आ जाएगा, इक्वल हमारा देखो यहाँ पे कितना बचेगा 4, तो 4x प्लस हमारा 4 चौक 16। अब 3x है इसको उधर लेके जाएंगे और 60 माइनस हम यहाँ पे 16 कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका x, तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 44। अब इसने परिमेय संख्या पूछी है तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 44, तो अब जो परिमेय संख्या है वो निकालनी है। इसने जो परिमेय संख्या है वो निकालनी है, तो हमारा कितना आ जाएगा, पहले हमारा x अपॉन क्या था x प्लस 7 था, तो यहाँ पे करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 44, और x प्लस 7 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 51। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी वस्तु को 3290 में बेचने पर 6% की हानि होती है, तो उसका सीपी पूछा है, जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो पूछा है। एसपी हमारे 3290 इंटू में हमारा 6% की हानि है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 94। अब देखो इसको काटो, 2 से ही काट देते हैं, 2 चौक 8 और कितना बचेगा 2 7 14, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2 एकम 2, 2 छिक 12 और 2 चौक 8, 2 पंजे 10। 47 से काटेंगे तो हमारा 47 3 पे जाएगा और फिर हमारा 5 पे जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3500। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि आपको ये व्यंजक दे रखे हैं और इनके योग में से इसमें से घटाया आपका इसमें से जाएगा, जो प्राप्त परिणाम होगा उसमें x की पावर 4 का जो गुणांक है वो पूछा है। देखो आपको इन दोनों को तो ऐड करना पड़ेगा और इसमें से घटाना पड़ेगा। कितना है आपका x³ y³
प्लस आपका वाई स्क्वायर। छोटी छोटी मिस्टेक इन क्वेश्चन में बहुत बड़ी मिस्टेक कर देती है, ठीक है। आपकी एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस आपका वाई की पावर 4। अब देखो इन दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो देखो 5 आपका कितना दे रखा है यहाँ पे माइनस का 5 वाई की पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे वाई क्यूब है, तो ये ऐड होगा तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई की पावर 3 और माइनस का 3 एक्स क्यूब और वाई की पावर स्क्वायर। इसमें से माइनस करना है तो माइनस इस टर्म को करना है, तो इसके जो जितने भी सिंबल है वो सारे उल्टे हो जाएंगे। तो माइनस है तो प्लस आ जाएगा 5 वाई की पावर 4 प्लस आपका एक्स की पावर 2 और वाई की पावर 3 और प्लस आपका 3 एक्स क्यूब और वाई क्यूब आ जाएगा। इसमें पूछा क्या है एक्स की पावर 4, तो जो एक्स की पावर 4 है वो हमारी ये है सिर्फ, ठीक है। इसके अलावा जो नंबर्स हैं वो कट सकते हैं, तो थोड़ा सा हमें इसको सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। यहाँ पे ये यहाँ पे 4 है, ये यहाँ पे कितना है आपका 5 है, तो 4 और 5 हमारे कितने हो जाएंगे 6 वाई की पावर 4 और एक हमारा यहाँ पे कितना है एक्स की पावर 4 है। एक्स की पावर 4 सॉरी वाई की पावर है ना, वाई की पावर का आंसर चाहिए, एक्स की पावर का नहीं होगा। तो जो वाई की पावर 4 है उसका जो गुणांक है वो कितना आ जाएगा 6, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए ठीक हो जाएगा। अब आपको ये दे रखा है, इसको भी आपको सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे इक्वेशन बनेगी, आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ऊपर देखो हमें कितना दे रखा 15। अब देखो यहाँ पे जो 15 है उसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि उसको मल्टीप्लाई करें तो 15 आए और उनको माइनस करें तो हमारा 2 आए, तो 5 हमारा कितना हो गया 15। अब देखो सिंबल, तो 5 15, अगर इनको हम माइनस करें तो हमारा कितना आता है 2 आता है, तो माइनस का जो सिंबल है वो बड़े के साथ आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का 2x है। तो जो इक्वेशन बनेगी वो कितनी बनेगी x - 5 और आपका x + 3 बन जाएगी, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर हमारा इसका बनेगा। अब नीचे 25 दे रखा है, इनटू में x + 3 और यहाँ पे देखो x स्क्वायर और 25 दे रखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं x - 5 और x + 5 लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, देखो कौन सा कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो जो आपका आंसर है 5 से काटेंगे तो 3 आएगा और 5 से काटेंगे तो 25 आएगा। तो 3/5 अपॉन में क्या आ जाएगा x + 5। देखो कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक पाइथागोरस ट्रिक है, इसका एक सदस्य 12 है। देखो आपको ट्रिपलेट याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लोगे। 12 सदस्य है तो मतलब 12 ही उसका कोई ना कोई एक साइड होगी, तो जो हमारा ट्रिपलेट है वो है हमारा 12 35 37। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा ये ठीक हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे प्लस हम इसका स्क्वायर करेंगे और इन दोनों के स्क्वायर को जब ऐड करेंगे वो हमारे 37 के इक्वल आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, 8 फलकों तथा 12 शीर्षों वाले किसी बहुफलकी के कितने किनारे होंगे। जो आपके किनारे हैं वो पूछे हैं। यहाँ पे जो वर्टेक्स है वो हमें कितने दे रखा है, यहाँ पे 12 और जो फलक है एफ हमारे कितने दे रखे 8। तो हमारे जो किनारे हैं जो साइड्स हैं वो पूछी है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है F + V - E = 2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इस पे आपका एक क्वेश्चन हमेशा सीटेट पूछता है, जो आपका पीआरटी हो जो आपका टीजीटी हो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे f कितना है 8 प्लस हमारे 12 माइनस हमें निकालना है इक्वल 2 हो जाएगा। 8 और 12 हमारे कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, तो -E = हमारा 20 उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 18 माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो E की जो वैल्यू है वो हमारी 18 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक समद्विबाहु समलंब की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। समद्विबाहु जो आपकी समलंब है, समद्विबाहु समलंब है, ठीक है, उसके बारे में पूछा है। तो देखो क्या होगा, केवल 2 आसन भुजाएं बराबर लंबाई की होगी। केवल 2 ही आसन भुजाएं हमारी कितनी होगी, सेम बराबर लंबाई की होगी। नहीं, ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। केवल समांतर भुजाएं बराबर लंबाई की होगी। समांतर भुजाएं अगर ये है तो इसकी दोनों की लंबाई बराबर होगी, केवल नहीं, ऑप्शन नंबर जो बी है वो भी कैंसिल। केवल असमांतर भुजाएं बराबर लंबाई की होगी। बिल्कुल, समलंब में क्या होता है, जो असमांतर जो भुजाएं हैं वही हमारी क्या होती है, बराबर लंबाई की। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे,
3 सही 1/2 समकोणों में डिग्री की संख्या पूछी है। समकोण है तो इसको सही करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/2 इंटू में 90 आ जाएगा। 9 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 45, 5 से करेंगे तो 35 आएगा। कितना बचेगा आपका 3, 7 चौक 28, 28 और 3 31, तो कितना आ गया आपका 315 डिग्री। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि किसी समचतुर्भुज के जो कोणों के रेशियो है वो दे रखे हैं और इसमें समचतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का माप पूछा है। अब देखो रेशियो दे रखा है तो इसका मतलब जो हमारी वो होती है क्वाड्रिलेटर होती है, जो उसके एंगल्स का जो सम होता है वो 360 होता है। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो 360 के इक्वल हो जाएगा। तो 4 और 3 7, 7 और 3 हमारे 10, 10x इक्वल टू हमारा 360 आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी 10। सबसे बड़े का पूछा है तो बड़ा हमारा 4 है, तो 36 इंटू 4 करेंगे तो हमारा 36 आएगा। ये कितना आएगा हमारे यहाँ पे 10 को ही आएगा। क्या लिख देती हूँ कभी कभी, 10 से 0 कटेंगे तो 36 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 छिंग 24, 2 बचेगा, 4 3 12 और 2 14, 144 डिग्री। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि 10 संख्याओं का जो माध्य है वो 46 है, इनमें से एक संख्या 150 है, शेष 9 संख्याओं का जो माध्य है वो पूछा है। 10 संख्याओं का अगर आपका माध्य 96 है तो सम कितना हो जाएगा 960। उनमें से एक संख्या आपकी 150 है तो एक संख्या माइनस कर देंगे तो सम हमारा कितने का आ जाएगा 9 का। तो 0 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। अब 9 संख्याएं हैं, 9 संख्याओं का माध्य पूछा है तो 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 90। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो अभाज्य संख्याओं प्राप्त होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो पूछी है। पासे में जो हमारे फेस होते हैं वो 6 होते हैं। अब उस पे अभाज्य संख्या है, अभाज्य मतलब 2 3 और 5, ये हमारी 3 अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनकी पॉसिबिलिटी क्या होगी 3 ही होगी हमारी। तो 3/6 हो जाएगा, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, त्रिपद व्यंजक के गुणक या गुणनखंड हो सकते हैं। जो आपका त्रिपद व्यंजन होता है, जो पीछे क्वेश्चन आ रहे हैं उसका पूछा है कि क्या हो सकता है, संख्या, व्यंजक, चर और शून्य। अब देखो जो शून्य है ना वो हो गया तो उसके हमारे जो फैक्टर है वो होंगे नहीं, तो शून्य तो हो नहीं सकता। तो संख्या भी हो सकता है, व्यंजक भी और जो चर ये भी। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण के उच्च उद्देश्यों में से निम्नलिखित में से कौन से उपयुक्त हैं। अगर आपको जो मैथ पढ़ाना है तो उसके लिए जो उच्च उद्देश्य होते हैं, जो मतलब हायर जो एम होते हैं, उनके बारे में सबसे उपयुक्त क्या है। सांख्यिकी कौशल का विकास करना, गणित में अमूर्त विचारों के साथ कार्य करने की क्षमता का विकास करना, समस्या समाधान के लिए सही दृष्टिकोण का विकास करना, सही विकल्प का चयन करना है। तो देखो समस्या समाधान के लिए सही दृष्टिकोण का विकास करना, बिल्कुल मैथ का जो आपका मैथ होता है उसका तो ये क्या होता है एक एम होता है। गणित में अमूर्त विचारों के साथ कार्य करने की क्षमता, और बिल्कुल ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी। सांख्यिकी कौशल का विकास करना कि सिर्फ नंबर कौशल का ही विकास करना है और कुछ नहीं करना, तो ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा बी और सी। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक गणित की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम संसाधन दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की सहायता हेतु उपयोग में लाए जा सकते हैं। दृष्टिबाधित के लिए टेलर अबेकस है, कंप्यूटर है, जियोजेब्रा है। तो आपका ऑप्शन कौन से हो जाएंगे, टेलर आएगा और साथ में आपका कंप्यूटर, ए और बी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ठोस आकारों के दिक्स्थान संबंधी राशियों जैसे क्षेत्रफल और आयतन के अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रचनावादी कक्षा को दर्शाता है। अगर आपको वॉल्यूम को समझाना है साथ में आपको एरिया को समझाना, तो सबसे उपयुक्त पूछा है। अगर आप बच्चों में क्या करना चाहते हो रचनावादी, तो पूछा है सबसे उपयुक्त क्या होगा। क्षेत्र और आयतन की अवधारणाओं के शिक्षण के लिए विभिन्न सूत्रों पर शिक्षक पावर प्लांट प्रस्तुत करे, मतलब पावर प्लांट लगा दे और बता दे इससे क्षेत्रफल निकलेगा और इससे हमारा जो आयतन है वो निकलेगा। शिक्षक विद्यार्थियों को त्रिआयामी आकारों की अनुप्राणित वीडियो दिखा दे, उनको एक वीडियो चला दे और वो ये दिखा दे कि ये 3D आकृति है सिर्फ।
शिक्षक कक्षा में ठोस आकारों को लाते हैं और बच्चे उन्हें छूने देते हैं जब तक उन सूत्रों में श्यामपट्ट पर लिखता है। मतलब आप क्लास में आप जो 3D आकृति हैं वो ले आए और उनको बच्चों को टच करके समझा रहे हो कि ये आपकी 3D, और आप अपने ब्लैक बोर्ड पे जो फॉर्मूले हैं वो लिख रहे हैं। शिक्षक कक्षा में ठोस आकार, ग्राफ, पत्र और मापन के अन्य संसाधन लाते हैं और शिक्षक को जहां तक हो सके विभिन्न सूत्रों की खोज करने का अवसर देते हैं। बिल्कुल, जिसमें स्टूडेंट इन्वॉल्व हो गए, वो खुद खोजकर्ता बन रहे हैं उसमें, मतलब वो खुद जो फॉर्मूले हैं वो निकाल रहे हैं, तो वो ऑप्शन हमारा बेस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित सारणी को पढ़िए। ये सारणी आपको पढ़ ली, ये हमारे तापमान है, ये हमारे शहर है और इनका तापमान दे रखा। निम्नलिखित में से गणितीय अवधारणा और अवधारणाएं उपरोक्त सारणी के द्वारा पढ़ाई जा सकती है। मतलब इस सारणी के द्वारा आप क्या पढ़ा सकते हो? आंकड़ों का प्रबंधन, बीजगणितीय व्यंजन, पूर्णांक और वर्गमूल। अब देखो, जो वर्ग और वर्गमूल है वो तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। आप टेम्परेचर है, टेम्परेचर को बता रहे हो, तो हमारे जो आंकड़े हैं वो बता रहे हो, तो ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं। बीजगणित, इसमें कुछ बीजगणित का दिख रहा है? चर और जो वेरिएबल होते हैं वो दिख रहा है? कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं है। आंकड़े हैं और आपके पूर्णांक जो नंबर है वो, तो ऑप्शन नंबर ए और जो सी है ये ठीक हो जाएगा। देखो आंसर कौन सा मैच होगा, ए और सी। सी हमारा जो आंसर है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, गणित में खुले सिरे वाले प्रश्नों के उपयोग को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम रूप से सत्यापित करता है? सबसे कम के लिए पूछा है। यह अवधारणात्मक समझ का विकास करता है, यह अनेक उत्तर देने के अवसर प्रदान करता है, खुले सिरे वाले प्रश्नों को हल करने में समय लगता है, इसलिए इन्हें गृह कार्य के लिए दिया जाता है। अच्छा, इसलिए जो टीचर है वो गृह कार्य, जो आपका होमवर्क है वो इसलिए देते हैं क्योंकि इनमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो टीचर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। बच्चे सामान्य से हटकर कुछ करने से उत्साहित होते हैं। बिल्कुल, जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा ठीक है और ये हमारा अच्छा है, मतलब ऑप्शन है ना जो डी है ये अच्छा है। उसके बाद अवधारणाओं की समझ, बिल्कुल ये हमारी जो अंडरस्टैंडिंग की नॉलेज होती है उसको क्रिएट करता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है ये भी ठीक है। जो आपके ओपन एंडेड होते हैं ना, जिनमें आप बहुत अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर सकते हो, उनके बारे में पूछा है। सबसे कम उपयोगी और अनेक उत्तर देने के अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल, आप इसमें एक से अधिक उत्तर भी दे सकते हो अगर ओपन एंडेड आपका क्वेश्चन है तो। लेकिन जो आपका डी जो सी ऑप्शन है ना, ये देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपका समय खराब हो जाएगा क्लास में, इसलिए आप इसको होमवर्क में दे दो। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सबसे कम उपयोगी, मतलब सबसे कम ठीक है, इसलिए ये ठीक है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, किसी दी गई समय अवधि में उपनति ट्रेंड में लघु बदलावों को दिखाने के लिए बारंबारता बंटन से संबंधित एक बड़े संख्यात्मक आंकड़ों के समुच्चय को निरूपित करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? बारंबारता बंटन के संबंध में पूछा है, तो आपका दंड आलेख है या पाई आलेख है, रेखा आलेख है या आपका चित्रालेख है? तो हमारा क्या है यहाँ पे रेखा आलेख। रेखा आलेख से जो बारंबारता है ये हमारी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम इसको, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कमल कक्षा 6 का एक विद्यार्थी क्षेत्रफल और आयतन की इकाइयों को सही रूप से प्रयोग नहीं कर पा रहा। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति कमल की सहायता करने में सर्वाधिक उपयोगी है? ये चीजें आप ध्यान से पूछा करो, यहाँ सर्वाधिक उपयोगी पूछा है या कम उपयोगी पूछा है, तो इसमें पूछा सबसे बेस्ट हमारा आंसर कौन सा होगा, मतलब उसको समझाने के लिए जो बेस्ट तरीका होगा वो क्या होगा? उसे क्षेत्रफल और आयतन की इकाइयों को कंठस्थ कराना, मतलब उसको जो आयतन है उसके बारे में बता दो और आपका जो एरिया है उसके बारे में बता दो, उसको और याद करा दो, मतलब राइम करा दो एक तरीके से। उसे क्षेत्रफल और आयतन संबंधी बहुत सारी समस्याएं हल करने को दे दो, मतलब उसको समझ में भी नहीं आ रहा और आप उसमें प्रॉब्लम भी दे दो, तो वो सोल्यूशन कहाँ से करेगा, नहीं कर पाएगा। वास्तविक जीवन के संदर्भ का उपयोग कीजिए जहाँ क्षेत्रफल और आयतन के मापन की अवधारणाओं प्रयोग की गई है। बिल्कुल, अगर उसको वास्तविक जीवन से जोड़ दिया तो वो चैप्टर तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी बेस्ट हो जाएगा। हम डी भी पढ़ लेते हैं, क्षेत्रफल और आयतन के बीच में अंतर को दर्शाते हुए एक सारणी बनाइए और उनकी नकल करने को कहिए। बिल्कुल गलत, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर गणित की परीक्षा को केंद्रित नहीं होना चाहिए। क्या पूछा है? नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों की गणितीय क्रियाविधि की समझ पर, विद्यार्थियों के अवधारणात्मक ज्ञान पर, वास्तविक जीवन में अवधारणाओं के अनुप्रयोग पर, जटिल प्रश्नों को हल करने की विधियों की समझ की क्षमता पर। आपका केंद्रित नहीं होने का जो कारण है वो पूछा है, तो विद्यार्थियों की गणितीय क्रियाविधि की समझ पर होना चाहिए। बिल्कुल, विद्यार्थियों के अवधारणात्मक ज्ञान पर भी होना था, वास्तविक जीवन से
अवधारणाओं के उपयोग में भी होना चाहिए। जटिल प्रश्नों को हल करने की विद्यार्थियों की समस्याओं पर, अगर आपको जटिल प्रश्न दे दिए तो उनको सोल्व कैसे करेगा, वो आपका प्राथमिक स्तर पर जटिल क्वेश्चन को ही दोगे आप, इजी क्वेश्चन दोगे जो आपका बच्चे का लेवल है उसी हिसाब से हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी गलत हो जाएगा। ओके, गलत पूछा है ना तो डी गलत होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बीच में हमारा आगे पीछे हो गया था एक क्वेश्चन। गणित में समस्या समाधान योजना में खालिस्तान का सम्मिलित होना आवश्यक नहीं है। मतलब जो आपकी मैथ में जो प्रॉब्लम आती है उनके बीच में क्या सम्मिलित होना आवश्यक नहीं है। किसी समस्या की पहचान करना और उसे परिभाषित करना। अगर कोई प्रॉब्लम है उसको आप पहचानो, फिर उस पर आप जो है अपना व्यू दो, तो ये तो अच्छी बात है। गणितीय अवधारणाओं के पूर्व ज्ञान का उपयोग कर संभावित समाधान का चयन और अभिकल्पना करना, बिल्कुल ये भी ठीक है। समस्या समाधान के लिए सूत्रों का अधिगम और उनको रट कर याद करना, जहाँ पे रटना आ जाए वो क्वेश्चन का जो आंसर है वो होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसमें नहीं का पूछा है तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। ओके, जो हमारा मैथ है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे इसकी साइंस। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो हमें साइंस का क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन कराने से पहले एक बात और बताती हूँ, मैं साइंस के बहुत अच्छे अच्छे जो टॉपिक है ना जिसमें से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं प्रैक्टिस कराऊंगी और आपको साथ में ये आपको भी करा दूंगी, जो प्रीवियस ईयर है ना ये भी कराऊंगी। अगर आप मेरे साथ बने रहोगे तो आपके जो आने वाला सीटेट है उसमें बहुत सारे आपके जो प्रैक्टिस सेट है ना वो हो जाएंगे, इन सभी से निकल जाओगे तो आपके 90+ क्या आपके 100+ मार्क्स में भी चले जाएंगे आराम से, अगर आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहोगे तो। अब देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंड प्रजनन पशुओं का समुच्चय है। पशुओं का पूछा है जो अंडे देते हैं उनके बारे में। बिच्छू, सर्प और चूहा। चूहा तो हमारे बच्चे देता है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मेंढक, सर्प और मुर्गी। मुर्गी अंडा, सर्प और मेंढक। मेंढक भी तो वो देते हैं हमारे, नहीं मेंढक में भी तो नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है ना, ठीक है। ये हमारा मेंढक अंडा देता है, सर्प भी अंडा देता है, मुर्गी भी। चूहा, चूहा बच्चे देता है और मेंढक कंगारू, कंगारू भी बच्चा देता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पशुओं में अलैंगिक प्रजनन प्रणाली है। अलैंगिक प्रजनन प्रणाली, मुकुलन और द्विखंडन और आपका टेस्ट ट्यूब शिशुओं के जन्म के लिए पात्र निषेचन। नहीं भाई, आपकी जो ऑप्शन नंबर ए और जो बी है ये ठीक है, मुकुलन और आपका द्विखंडन है, यहाँ पे पशु नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ए और बी ठीक है, तो ए और बी हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कोई वस्तु पदार्थ आवेशित या नहीं यह जांचने के लिए एक विद्युतदर्शी निम्नलिखित में से कौन से गुण का उपयोग करता है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिन पे समान आवेश होता है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। आवेशों के बहाने से विद्युत धारा बहती है। एक रेशम के टुकड़े के साथ रगड़ने पर एक कांच की छड़ धनात्मक आवेश ग्रहण कर लेती है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। ये तो पूछा ही नहीं, ये पूछा है कि आवेशित जो वस्तु है, पदार्थ है या नहीं है, उसको जांचने के लिए विद्युतदर्शी निम्नलिखित में से किस गुण धर्म का उपयोग करेगा। अगर आपका समान आवेश है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो प्रतिकर्षित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुरुत्व बल के संदर्भ में हमारा सही है। जो आपका ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है ना उसके बारे में, यह एक असंपर्क बल है, बिल्कुल असंपर्क है, आपको इसके संपर्क में जाने की जरूरत नहीं है। मैं अगर यहाँ बैठी हूँ तो मेरे ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए ठीक लग रहा है। और भी पढ़ लेते हैं, यह आकर्षक और प्रतिकर्षक दोनों हो सकते हैं। यह एक अद्वितीय बल है जो केवल पृथ्वी के पास ही है। यह एक विशाल शक्ति नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सामान्य ताप पर दाब एक जल का नमूना 3 डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू कर देता है। -3 डिग्री सेल्सियस पर वो जमना शुरू कर देता है। इसके क्वथनांक के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यह 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलने लगेगा, 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ताप पर उबलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा, यह उबलेगा ही नहीं, उबलेगा भी और आपका कितने पे उबलेगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक पे उबलेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी है, ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आपको है ना एक तालिका दे रखी है और इसमें जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग देने हैं। अब देखो जो तालिका है उसी से समझ लेते हैं, ऊपर के स्टेटमेंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सही समुच्चय का चयन करना है। मुंह अंग दे रखे और यहाँ पे स्रावित जो आपके पाचक रस है वो दे रखा, खाद्य
घटक जिस पर वे कार्य करते हैं। ओके, मुंह, मुंह में क्या होता है? लार। लार हमारा किसको तोड़ता है? ये देखो, लार हमारा मांड को तोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी पे ही सिर्फ मांड है, तो हमारा सी हो जाएगा। अब देखो अमाशय, अमाशय रस है ना, किसको स्रावित करता है? हमारे पाचक रस को, और पाचक रस हमारे किस पे काम करता है? प्रोटीन पे। बिल्कुल ठीक है। यकृत, यकृत से हमारा क्या निकलता है? पित्त, पित्त रस हमारा स्रावित करता है, और ये जो है हमारा वास को नहीं, वसा, वसा को तोड़ता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से खरीफ फसलों के समुच्चय को पहचानें। खरीफ की फसल, खरीफ की फसल का मतलब है जो अब नहीं है। धान, कपास, मूंगफली, धान, कपास, मूंगफली, बिल्कुल ये तो गर्मी की है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ये ठीक हो जाएगा। मक्का, मटर, सरसों, सरसों तो सर्दी की है, ये रबी की है, गेहूं भी रबी की है, और चना और मटर ये भी हमारी रबी की, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आपको सारणी दे रखी है और ये पूछा है ये तापमान दर्शाते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन तो आपको आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, क्योंकि सभी को टेम्परेचर की जो नॉलेज नहीं होती, लेकिन थोड़ी थोड़ी नॉलेज तो होती है। तो ये तो हमारे आसपास के शहर का ही दे रखा है। जो आपको टेम्परेचर दे रखा है ये दिल्ली का दे रखा है, नई दिल्ली का। ओके, मैंने भी ये आंसर देखा था तो मैंने आपको बता दिया, मुझे भी नहीं पता था ये किसके आसपास का दे रखा है। नेक्स्ट देखेंगे, एक अध्यापिका मनुष्य की आंख की संरचना एवं कार्य के बारे में समझाने के लिए कैमरे से सादृश्यता को उदाहरण स्वरूप लेकर जिससे विद्यार्थी पहले से परिचित हो पढ़ाती है। निम्नलिखित में से किस पहलू में यह सादृश्यता नहीं है? मतलब जो आपकी मनुष्य की जो आंख है, जो कैमरे हैं, उससे आपको पढ़ा रही है, तो उसके बारे में पूछा कि कौन सा सही नहीं है। आंख एक सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि कैमरा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ये तो है, कैमरे में अवतल लेंस होता है, जबकि आंख में उत्तल लेंस होता है। आंख 3 आयामों में देख सकती है, जबकि कैमरा 2 आयाम में। आंख 3 आयामों में देखती है? नहीं। ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ये हमारा यहाँ पे गलत है और यही सही है। नहीं पूछा था तो ये हमारा ठीक है, नहीं ये हमारा गलत है, इसलिए ये हमारा सही है। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखो स्तंभ दे रखे ए और बी, इनको एक दूसरे से मैच करना है। एक धातु जो कमरे के तापमान तन्य नहीं है, एक अधातु जो विद्युत धारा का सुचालक है, एक धातु जो मुलायम और चाकू से काटी जा सकती है, एक धातु जो वायु के संपर्क में आने पर प्रज्वलित हो जाती है, एक चमकीली चमकने वाली अधातु। अब देखो इसमें आपको जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये तो सभी को पता होगा। एक धातु जो मुलायम और चाकू से काटी जा सकती है, जो मुलायम और जो चाकू से काटी जा सकती है वो सोडियम और पोटेशियम होता है। तो सी का हमारा देखो यहाँ पे 5 किस्में दे रखा है। सी का जो 5 है ये ऑप्शन सिर्फ हमारे किस में है? बी में है। और देखो एक धातु जो कमरे के ताप पर तन्य नहीं है, कमरे के ताप पर तन्य नहीं है, मतलब उसके तार नहीं बनाए जा सकते, तो हमारा क्या है यहाँ पे? ग्रेनाइट, फास्फोरस, जिंक और आयोडीन। तो हमारा क्या हो जाएगा? जिंक। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट का 3 बिल्कुल। एक अधातु जो विद्युत का सुचालक है वो हमारा क्या है यहाँ पे? ग्रेनाइट। एक अधातु जो वायु के संपर्क में आने पर जब प्रज्वलित हो जाती है, ये हमारी क्या है? फास्फोरस। डी का हमारा कितना है? 2। डी का हमारा 2 बिल्कुल। एक चमकने वाली अधातु, चमकने वाली धातु हमारी आयोडीन है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हवा में फेंका जाता है तो उस पर कार्य करने वाले बलों की पहचान कीजिए। मतलब जो आपकी गेंद है उसको ऊपर फेंका जाता है तो उस पर जो बल कार्य करते हैं उनके बारे में पूछा है। केवल वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा? नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल और वायु का प्रतिरोधक बल, बिल्कुल जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, और जो वायु का जो प्रतिरोधक बल होता है वो वहां पे काम करेगा। जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और जो वायु जो उस पर फोर्स लगाएगी वो काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए, उन शब्दों के समुच्चय की पहचान कीजिए जो रिक्त स्थानों को सही क्रम में भर सके। सही पूछा है। एक व्यक्ति खालिस्तान से पीड़ित है, यदि उसका खालिस्तान पर्याप्त मात्रा में हार्मोन नहीं बनाता। कौन हमारा हार्मोन नहीं बनाता? यहाँ से क्वेश्चन टूटेगा आपका, कौन हार्मोन नहीं बनाता? तो अगर कोई व्यक्ति मधुमेह के, गलकंठ से तो नहीं होगा, गलकंठ तो आपका हो ही नहीं सकता। अगर आपका मधुमेह से कोई पेशेंट है तो उसका पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं बनता? अगर उसका पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बनता तो वो अग्नाशय, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी है ना ये ठीक होगा। अगर कोई व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है तो उसका पर्याप्त मात्रा में अग्नाशय पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बनाता, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे पदार्थों का समुच्चय जो प्रकृति से अम्लीय है? अम्लीय का मतलब है जिनका नेचर कैसा है? खट्टा है।
सिरका, नींबू का रस, अमाशय और दही। बिल्कुल, ये तो सिरका भी है, नींबू का रस भी खट्टा होता है, अमाशय है या हाइड्रोक्लोरिक का अम्ल रिलीज करता है ना, वो खट्टा ही होता है। जैसे हम एकदम से हमें उल्टी सी आने लग जाती है, जो बहुत गंदी होती है, कड़ी वाली, जो जीभ भी बहुत कड़ी हो जाती है, तो वो अमाशय रस होता है। वो दही, दही भी हमारा खट्टा होता है। तो यही हमारा क्या है, अम्लीय। और हमारे कोई भी अम्लीय नहीं होगा। यहाँ पे बेकिंग सोडा आ गया, नहीं। कैलेमाइड, कैल्शियम, नींबू का रस, सिरका और टूथपिक। टूथपिक हमारा कट्ठा नहीं होता। और अमाशय शैम्पू, शैम्पू भी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कथन ए और बी दे रखे हैं, कथन दे रखा और कारक दे रखा है, पूछा है सही का चयन कीजिए। गैसें बहुत जल्दी अन्य गैसों में विस्तृत हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। गैस के कण तीव्र गति से प्रचलित करते हैं, ये भी ठीक है। तो क्या ए और आर दोनों सही है? और ए का सही स्पष्टीकरण हमारा आर करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए ही ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सही कथन की पहचान कीजिए। लकड़ी का जलना एक भौतिक और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, मतलब उसका रिवर्सिबिलिटी नहीं है। देखो, लकड़ी अगर जल रही है तो इसका मतलब वो आग बन गई, राख बन गई, भौतिक है ये राख बनना। और फिर उससे हम राख से क्या हम लकड़ी बना सकते हैं? नहीं। ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा। पानी का उबलना एक रासायनिक है, बिल्कुल है। उसका उल्टा, उबालने से हम पानी बना सकते हैं, तो ये भी नहीं। अणु होना चाहिए, उत नहीं होना चाहिए, अणु होना चाहिए, तो बी भी कट जाए। लकड़ी के बुरादे में बदलना एक भौतिक है, इसका अनुकर्मणीय परिवर्तन है। इसका परिवर्तन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? ये बुरादा लकड़ी, लकड़ी बुरादा। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है ना, यहाँ पे ये ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कमरे के ताप। कमरे का जो ताप है वो ताजे जल का जो है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। और सूरजमुखी का जो तेल का जो घनत्व है वो 0.92 है। और अल्कोहल का कितना है? 0.8। अब इसमें पूछेगा तैरने वाली चीज़ें, ठीक है। सही कथन का चयन करना है। जो वस्तु अल्कोहल में तैरती है, अल्कोहल में तैरती है, इसका मतलब 0.8 में तैरती है, वो सूरजमुखी के तेल में भी तैर सकती है। बिल्कुल, अगर वो अल्कोहल में तैर रही है तो उससे कम वाले में तो तैर ही जाएगी। जो वस्तु सूरजमुखी के तेल में तैरती है वह ताजे जल में भी तैर सकती है। 0.9 में अगर तैर रही है तो 1 में भी तैर जाएगी, बिल्कुल 1 में भी तैर जाएगी। जो वस्तु ताजे जल में तैरती है, मतलब 1 में तैरती है, तो वह अल्कोहल में अवश्य तैर जाएगी। क्या? अवश्य तैर जाएगी। अल्कोहल में कैसे तैरेगी? कम में कोई तैरेगी, तो ज़्यादा वाले में तैरेगी, कम वाले में नहीं तैरेगी। तो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये हमारा गलत है। इसने सही पूछा है, तो ए और बी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए ठीक हो जाएगा। अब देखो 78 में जो आपको रिक्त स्थान है उनको भरना है। जब कोई रोगवाहक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो भेदने वाले से लड़ने के लिए शरीर आपका डैश का उत्पादन करता है। यदि मृत और शक्तिहीन सूक्ष्म जीवों को एक स्वस्थ शरीर में डाला जाता है तो शरीर उसका उत्पादक करके उससे लड़ता है और मार देता है। इस प्रकार खालिस्तान कार्य करता है और खालिस्तान जैसे रोग से बचता है। अब देखो, अगर आपके शरीर में कोई चीज़ चला गई तो उससे जो लड़ने और भेदने के लिए शरीर क्या करता है? प्रतिजनन, प्रतिरक्षी, बिल्कुल प्रतिरक्षी होता है। प्रतिरक्षी और आपका प्रतिरक्षी। फिर क्या पूछा है? और मृत अशक्तिहीन जीवों के एक स्वस्थ शरीर में डाला जाता है तो इसका शरीर उत्पादक करके उससे लड़ता है और मार देता है। इस प्रकार प्रतिजैविक लड़ता है। तो इस प्रकार जो हमारा टीका कार्य करता है, जैसे रोगों से बचाता है, तपेदिक रोगों से बताता है। ये हमारा किससे बताएगा? ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है ना, ये ठीक हो जाएगा। प्रतिरक्षी, टीका और जो तपेदिक है वो। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, लकड़ी की लुंगी का प्रयोग किसके निम्नलिखित में से बनाई जाती है? लकड़ी की लुंगी का प्रयोग करके किस निम्नलिखित में से क्या बनाया जाता है? लकड़ी की लुंगी का प्रयोग करके निम्नलिखित में से क्या बनाया जाता है? लकड़ी की लुंगदी का प्रयोग करके निम्नलिखित में से क्या बनाया जाएगा? एक्रीन या पॉलिस्टर या नायलॉन या रियोन? तो आपका क्या बनेगा यहाँ पे? रियोन। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम द्वारा प्राप्त होता है, जो हमारा पेट्रोलियम है उससे क्या प्राप्त होता है? सीएनजी कोई प्राप्त होती है। एलपीजी होता है और हमारा डीजल, कोयला नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 2 ठीक है। नेक्स्ट देखना एक बार। नहीं, हमारे यहाँ पे दोनों ही जो ऑप्शन है ये ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? एलपीजी भी बनेगा और साथ में हमारा जो डीजल है ये भी बनेगा, ठीक है।
ऑप्शन दोनों हमारे ठीक हो जाएंगे। आई थिंक इसके जो ऑप्शन है वो आपके दो दो बना के जो बॉक्स में देते हैं ना, वो वाले ऑप्शन थे जो मेरे से नहीं इसमें पेस्ट हुए। ओके, तो दोनों ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, एक खुली किताब परीक्षा के लिए किस प्रकार के प्रश्नों को प्रस्तावित नहीं करती। अगर आपकी एक बुक ओपन है तो उसमें पूछा है कि किस प्रकार के जो प्रश्न है वो नहीं होने चाहिए। अपरिचित परिस्थितियों में सैद्धांतिक नियमों का प्रयोग, मानक सूत्रों के लंबे न्यूनतम उत्पन्न, खुले अंत वाले प्रश्न, नवीन समस्याओं का हल। नवीन समस्याओं का हल होना चाहिए, खुले होने चाहिए, और जो मानक सूत्रों के लंबे और न्यूनतम उत्पन्न ये नहीं होना चाहिए। जो ऑप्शन नंबर बी है ना, ये हमारा रोंग है, यही हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विज्ञान की कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक विषयों पर सामूहिक विषय विमर्श का संचालन करने का लक्ष्य नहीं है, नहीं पूछा है। किसी विषय का बहुपरिप्रेक्षीय मूल्यांकन करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना, छात्रों को प्रमाण आधारित बहस की आदत का विकास करना, सभी छात्रों को मुद्दे के स्पष्ट रूप से परिभाषित और सही समाधान की ओर ले जाना, विज्ञान के सामाजिक संदर्भ का प्रदर्शन करना। अब देखो जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, इसको ध्यान से, विषय का बहुपरिप्रेक्षीय मूल्यांकन करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन ए ठीक है। छात्रों को प्रमाण आधारित बहस की आदतों का विकास करना, मतलब बहस कराने के लिए उनको विकास करना। ओके, इसको थोड़ा सा रखते हैं। सभी छात्रों को मुद्दे के स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, समाधान की ओर ले जाना, तो सी भी ठीक है। ए और सी तो हमारा बिल्कुल है। विज्ञान के सामाजिक संदर्भ का प्रदर्शन करना, ये जो ऑप्शन है हमारा यहाँ पे डी, ये थोड़ा सा डाउट है, और हमारा बी है ये डाउट में। छात्रों में प्रमाण आधारित बहस की आदत विकसित करना। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में ना आपको नहीं पूछा है, और नहीं पूछा है तो आपके सामाजिक वैज्ञानिक विषयों पर सामूहिक विषय चर्चा विमर्श का संचालन करने का लक्ष्य नहीं पूछा है। तो जो आंसर है ना आपका सी टेट ने, उसको आपने सी दे रखा है। अब आप बताओ जो इसका आंसर है उससे आपको ठीक लगता है। अगर आपका ठीक लगता है तो आप राइट लिखना, अगर आपको नहीं लगता तो आप रोंग लिखना, ठीक है। मुझे तो इसका आंसर सी बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, बट आपका सी टेट ने जो आंसर दे रखा है इसका सी दे रखा है। ओके, तो आप इसका सी कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा 8 के छात्रों को समझाना कि कंपन का प्रत्यध्वनि का कारण है। तो इसके लिए निम्नलिखित सर्वोत्तम युक्ति क्या है। सर्वोत्तम पूछी है, ठीक है, कंपन के बारे में समझा रहा है। छात्रों को ध्वनि उत्पादक क्रियाकलापों में लगाना, जैसे कि एक खींची हुई रबड़ बैंड को पकड़कर छोड़ देना। ध्वनि उत्पादन की प्रक्रियाओं को आरेख की सहायता से समझाना, बिल्कुल नहीं। आलेख से कोई समझाओगे, ये कोई आपका मैथ कोई है जिसको आलेख बना के जो आंकड़े होते हैं उनको दिखा दोगे। ध्वनि के प्रत्यय को एक अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में प्रस्तुत करना, ध्वनि तरंग की विशेषताओं को परिभाषित करना। जो ऑप्शन नंबर डी है ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, उत्पादन क्रियाओं में लगाना, जैसे कि एक खींचे हुए रबड़ बैंड को पकड़कर छोड़ देना। तो वो उससे आप अपने आप एनालाइज कर लेगा जो आपका कंपन है उसको। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, उत्प्लावक बल के संपर्क का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयोगी है। सर्वाधिक पूछा है। उत्प्लावक बल को परिभाषित व्यक्त करना, मतलब आप परिभाषा बता दो और उसको अच्छे से बता दो। आर्किमिडीज के सिद्धांत के सार की व्याख्या करना, जो आपका आर्किमिडीज जो आपका थ्योरी है उसको अच्छे से बता दो बस। छात्रों को पकड़ने और फेंकने की क्रियाकलापों में लगा देना, मतलब आप पकड़ लो आप फेंक लो, इन चीजों में आपने लगा दिया। छात्रों को तैरने और डूबने की क्रियाकलापों में लगाना, बिल्कुल जो आपको फेंकने और जो डूबने वाली चीज़ों के बारे में लगाओगे, जो स्टूडेंट है तैरने और डूबने वाले में, उसमें जो उत्प्लावक जो बल होता है वो कार्य करता है। तो इससे उसको स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अपनी 8वीं कक्षा में विद्यार्थियों को कोशिकाओं के बारे में पढ़ाते समय एक शिक्षिका ईंटों का उदाहरण देती है। इस प्रकार इमारतें एक समान ईंटों से निर्मित होती है, उसकी बनावट, आकृति एवं आकार विभिन्न होते हैं। उसी प्रकार कोशिकाएं जीवित प्राणियों की आधारभूत संरचनात्मक इकाइयां होती है। इस शिक्षिका किस शिक्षा का शास्त्र सत्र का प्रयोग कर रही है, मतलब आपकी जो शिक्षिका है ना वो कोशिकाओं के बारे में बता रही है। तो उसने बताया है, एग्जाम्पल किसका ले लिया उसने, डेली लाइफ का। जो आपका मकान बनता है तो उसमें जो ईंटें लगती है, एक एक ईंटें लग के हमारा क्या बनता है, एक मकान बनता है, घर बनता है। तो आपकी कोशिका बताई है कि कोशिका जब बनती है वो एक एक उत्तक से बनती है। तो जीवित जीवों की आधारभूत संरचनात्मक इकाई होती है, ये चीजें बताई। तो ये किसका है, ये हमारी संवृत्ति है या विचार प्रयोग है, तर्क है या कल्पना प्रयोग है, ये हमारी क्या है, संवृत्ति। जो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा सेम ही रिपीट हो गया, इससे नेक्स्ट देखेंगे।
विद्यालयों में विज्ञान मेलों का आयोजन करके निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सिद्ध करने की संभावना सबसे कम है? सबसे कम पूछा। अगर आप अपने स्कूल में अगर साइंस के जो एग्जीबिशन है वो लगाते हो तो उनके बारे में पूछा, जो एम हमारा सबसे कम क्या हो सकता है? विद्यालयों को समुदाय और तथा समाज के अधिक निकट लाने का, ये तो है। विद्यालय को अपने नवीन विचारों को प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है, ये तो बिल्कुल है। विभिन्न छात्रों और संस्थाओं के बीच में विचारों के आदान प्रदान हेतु एक मंचन प्रदान करना, ये भी हमारा है। तो इसमें तो जो हमारे ऑप्शन है ये सारे ही बेस्ट है। इसके में हमारे 3 ऑप्शन है, जो डी है ना वो नहीं है यहाँ पे। तो जो हमारा आंसर है वो इसमें नहीं है, ये सब बेस्ट है। तो आप इसमें जो बेस्ट आंसर है वो देख लो, ठीक है, कि हमारा अगर एग्जीबिशन लगती है स्कूल में साइंस की तो हमारे उसमें एम क्या क्या होंगे। इसको जो सबसे कम है ना इसको काट दो, सिर्फ इसको याद कर लो, क्योंकि डी ऑप्शन में से यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, ठीक है, वो यहाँ पे प्रिंट कट कॉपी पेस्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट देखेंगे विद्यालयों में, ये तो सेम ही रिपीट हो रहा है बार बार। ये वाला देखो, एक अध्यापिका अपने छात्रों से एक साधारण पेंडुलम की लंबाई की उसकी समय अवधि पर पड़ने वाले प्रभाव का अन्वेषण करना चाहती है। वह अपने छात्रों को प्रयोग की व्यवस्था करने में मार्गदर्शन करती है, जिसमें रुचि के घटकों को परिवर्तनीय रखा गया है जबकि अन्य घटकों को सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तित रखा है। इस प्रयोग के बारे में निम्नलिखित में से सही नहीं है। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? पेंडुलम की जो लंबाई है एक स्वतंत्र चर होगी, समय अवधि एक नियंत्रित चर होगी, बोब का द्रव्यमान एक नियंत्रित चर होगा, समय अवधि एक परतंत्र चर होगी। जो आपकी समय अवधि है ना वो आपकी नियंत्रित जो चर होगी ना, ये ऑप्शन जो गलत है यहाँ पे बी वाला, समय अवधि एक नियंत्रित चर होगी, ये आपका गलत है और यही हमारे यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे विभिन्न पक्षियों की चोंच के आकार तथा उनके द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों के प्रकार के बीच संबंध स्थापित करने में एक अध्यापिका अपने छात्रों की मदद करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त युक्ति होगी? विभिन्न पक्षियों की चोंच के आलेख दिखाना, मतलब जो चित्र है वो दिखा देती है। छात्रों से कहना कि वे पक्षियों पर विश्वकोश की सहायता ले, विश्वकोश के एक पक्षी अभ्यारण्य का भ्रमण कराना और छात्रों के अवलोकन करने के लिए कहना। किसी विशेषज्ञ द्वारा परीक्षाओं के विषय पर एक अतिथि व्याख्या का आयोजन करना। नहीं, अगर आपके स्टूडेंट इन्वॉल्व है, अगर वो विजिट करते हैं कहीं पे तो उनको अच्छे से याद हो जाएगा। याद क्या, वो अच्छे से मतलब कंपैरिजन भी कर पाएगा कि जो आपके पक्षी है उसकी चोंच के जो आकार है किस पक्षी की कैसी चोंच थी। तो जो अभ्यारण्य है ना ये बेस्ट ऑप्शन है। जो आपका जू में अगर आप विजिट करते हो, अगर आपको किसी भी जानवर के बारे में जानना तो वो हमारा बेस्ट है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान पाठ्यचर्या के चर्चा के संगठन की हमारी वर्तमान समझ में मेल नहीं खाता? जो हमारी वर्तमान की जो समझ है ना उसके बारे में मेल नहीं खाता, ये पूछा है। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का पर्यावरण शिक्षा के रूप में एकीकृत करना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान और जो सामग्री का माध्यमिक विद्यालय का विज्ञान हल्का स्वरूप माना जाना चाहिए, हल्का स्वरूप मानना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा तो यहाँ पे बी डाउट है। माध्यमिक स्तर पर छात्रों को विज्ञान के शिक्षण और अधिगम के लिए एकीकृत शिक्षण के रूप में लगाना चाहिए, तो ठीक है। उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान को पृथक विषयों के रूप में प्रस्तावित किया जाना चाहिए, बिल्कुल। अगर जो आपकी क्लास है वो बड़ी होती जाती है तो जो हमारा विज्ञान है, जो हमारी साइंस है, उसको हम किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं, और हमारी केमिस्ट्री और फिजिक्स अलग अलग हो जाती है, और साथ में हमारी बायो, तो हमारी तीनों ही अलग अलग विषय हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी भी ठीक है, डी भी ठीक है, और हमारा ऑप्शन ए भी ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन प्रॉब्लम करेगा वो बी करेगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। एक छात्रा कुछ लोहे की कीलों को एक बीकर में डालती है जिसमें से कॉपर सल्फेट का जो विलय है, जो बीकर है ना उसमें कॉपर सल्फेट का जो विलय है वो है। कुछ समय बाद वह अपनी नोटबुक में निम्नलिखित कथन लिखती है। विलय का रंग नीले से बदलकर हल्का हरा हो जाएगा, बिल्कुल। अगर कॉपर सल्फेट में जो अगर कील डालेगी तो उसका जो रंग है वो परिवर्तित हो जाएगा, वो हरे में हो जाएगा। लोहे की कीलों पर एक भूरे रंग का परत भी बन जाएगा, बिल्कुल। लोहे के विलय में से तांबे की विस्थापित कर देगा, नहीं भाई, ऑप्शन नंबर सी तो हमारा बिल्कुल ही गलत है। तांबा लोहे से कम अभिक्रियाशील है, नहीं। जो हमारा लोहा है तो वो तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हमारा डी भी कट जाएगा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सिर्फ ए और बी ठीक होंगे। तो जो ए और बी है वो हमारे अवलोकनीय होंगे, उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं आराम से। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए ठीक हो जाएगा।
आज के जो हमारे 90 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये समझ आए, और समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट भी कीजिए कि आपको आज कैसा लगा। ओके, जो हमारा 2023 का पेपर था वो काफ़ी, जो आपका 2023 में जो अगस्त में हुआ था ना, उससे तो काफ़ी ठीक था। 2000 जो आपका 23 में जनवरी में हुआ था। ठीक है, तो देखो आप कितना कंपैरिजन आ गया है इन दोनों में। ये हमारा अच्छा लेवल पूछ रखा था, इसमें थोड़ा डाउन लेवल था, जो कि हमारे ये ऑनलाइन हुआ था जनवरी वाला। तो आप कंपैरिजन कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को अपने अकॉर्डिंग कर भी सकते हो लेवल देख के। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।